ठीक है। तो सोमैटिक सेल और जर्मिनल सेल, ठीक है। उसके बाद जो सोमैटिक होते हैं वो दैहिक होते हैं और जो जर्मिनल होते हैं वो जीवाणु यानी दो तरीके के होते हैं, अंडे और स्पर्म, जिसे हम शुक्राणु बोलते हैं। शुक्राणु मेल में पाया जाता है, अंडा कहाँ पाया जाता है, फीमेल में पाया जाता है, ये आप सबको पता है, ठीक है। अब ये था हमारा, ये मैंने आपको छोटी मोटी चीजें बता दी। अब एक चीज मैं आपको और बता दूं, जितने भी हमारे सेल्स होते हैं डिप्लॉइड होते हैं यानी द्विगुणित होते हैं, सिवाय स्पर्म और ओवा के, क्योंकि स्पर्म में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं 23, ओवा में कितने होते हैं 23, मिला के होते हैं 46, ठीक है। मगर इन दोनों के अलावा बाकी सेल्स हमारे क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। अब इसमें मैं एक छोटी चीज आपको और बताना चाहूंगा कि जो एस फेज में मैंने आपको बताया था डीएनए डबलिंग होती है, ठीक है। अब डीएनए डबलिंग में एक चीज और मैं आपको बताऊंगा, ये आप डायग्राम देख रहे हो, ठीक है, सेल का डायग्राम है जिसमें मैंने क्रोमोसोम बना रखा है, सेंट्रोमियर बना रखा है। अब मान लो ये क्रोमोसोम आपका इस एस फेज में गया यानी इसकी डीएनए डबलिंग हुई, ठीक है, इसके अंदर डीएनए डबलिंग हुई, तो आप देखोगे कि इस क्रोमोसोम से जुड़ता हुआ एक और क्रोमोसोम जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। कंफ्यूज मत होना, ये क्रोमोसोम नहीं बन रहा है, क्रोमोसोम एक ही है, मगर जो इसका जो डीएनए कंटेंट था वो फैल रहा है, वो बढ़ रहा है। याद रखना, एस फेज में क्रोमोसोम वो ही रहता है, मगर जो डीएनए का कंटेंट होता है वो डबल होता है। तो ये होता है आपका एस फेज में, ये बेसिक चीज होती है, मगर ये थोड़ी कंफ्यूजिंग है इसलिए मैंने आपको समझा दी। एक फॉर्मूला याद रख लो, जितने आपके सेल में सेंट्रोमियर होंगे उतने ही आपके सेल में क्रोमोसोम होंगे, यानी अगर आपके सेल में 2 सेंट्रोमियर है तो क्रोमोसोम क्या होंगे, 2 होंगे। और ये नीट में क्या, हर छोटे मोटे पेपर में भी ये सवाल बहुत आता है कि क्रोमोसोम्स को हम कौन से अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, एन अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, ठीक है। और किसी कोशिका में कितना डीएनए कंटेंट, डीएनए की मात्रा मौजूद है, उसको हम कौन से अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, सी अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये था हमारा एस फेज के बारे में और थोड़ी आगे पीछे की जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा अंतरा अवस्था, जिसमें हमने G1 फेज, G0 फेज, S फेज और G2 फेज के बारे में पढ़ा। अब हम आ जाते हैं प्रिपरेशन, सब हो गया, ठीक है, प्रिपरेशन सब हो गया। अब हम आते हैं माइटोटिक फेज में। माइटोटिक फेज कह सकते हो जो सेक्स वाला फेज होता है उसे हम बोलते हैं माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज आपका 2 प्रक्रियाओं में होता है, पहला है साइटोकाइनेसिस, दूसरा है कैरियोकाइनेसिस। हिंदी वाले डरना मत या ये मत सोचना सर बता नहीं रहे हैं, बता रहा हूं मैं। साइटोकाइनेसिस, जो साइटो वर्ड आया वो कहां से आया, साइटोप्लाज्म से आया। साइटोप्लाज्म को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य बोलते हैं। तो इस चरण में आपका जो कोशिका द्रव्य होता है कोशिका के अंदर, उसका डिवीजन होता है, उसका विभाजन होता है, तो इसलिए उसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस, कैरियो मतलब केंद्रक, केंद्रक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। तो जिस चरण में आपका डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होता है उसको क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। एक चीज और बताऊंगा, साइटोकाइनेसिस आपकी प्लांट सेल में कहां पे होती है, सेल प्लेट में होती है, और एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस कहां होती है, फरो में होती है। ये 2 अलग अलग लोकेशन है साइटोकाइनेसिस की, प्लांट सेल में अलग और एनिमल सेल में अलग, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं माइटोटिक फेज, जो हम माइटोटिक फेज अब हम पढ़ने वाले हैं। माइटोटिक फेज आपका कहां पे होता है, सोमैटिक सेल में होता है, दैहिक कोशिकाओं में होता है, ठीक है। उसके बाद इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। याद रखना, इसको इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। इक्वेशनल डिवीजन क्यों बोलते हैं, या क्योंकि इसमें जो स्टार्टिंग में जो क्रोमोसोम्स बने थे ये मेक श्योर करते हैं कि लास्ट में भी उतने ही क्रोमोसोम्स बनेंगे, ठीक है। इक्वेशनल यानी एक इक्वेशन बैलेंस करके रखते हैं। और प्लांट में जो माइटोसिस या माइटोटिक फेज होता है ये कहां पे होता है, एपिकल मेरिस्टेम। हम पुरानी वीडियोस में पढ़ चुके हैं एपिकल मेरिस्टेम। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो एपिकल मेरिस्टेम होता है उसमें आपका क्या होता है, एम फेज पाया जाता है। तो ये था हमारा थोड़ा सा इंटरफेज, हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं। माइटोटिक फेज मैंने आपको भी इंट्रोडक्टरी बताया है कि कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, आप शब्द को तोड़ के पढ़ेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। साइटोकाइनेसिस रटेंगे कि भैया साइटोप्लाज्म का विभाजन, तो वो समझ में नहीं आएगा, मगर साइटो को साइटोप्लाज्म और कैरियो को न्यूक्लियस यानी केंद्रक को समझ के पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। याद रखिए, नाइसिस जो वर्ड है कॉमन है, तो नाइसिस मतलब डिवीजन, और साइटो और कैरियो उनके जो सेल ऑर्गेनेल्स के नेम है, तो उनके डिवीजन को क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस रिस्पेक्टिवली बोला जाता है। याद रखना, आपका जो इंटरफेज है वो लॉन्गेस्ट फेज है, एम फेज क्या है, स्मॉलेस्ट फेज है। कहने का मतलब वही है ना कि बनाने में तो 2 घंटे लगते हैं मगर खाने में 10 मिनट लगते हैं, वही वाला हिसाब होता है इसमें, ठीक है। ये था हमारा माइटोटिक फेज। अब जो माइटोटिक फेज होता है, माइटोसिस जो होता है वो भी आपका 4 स्टेजेस में होता है, ठीक है।
पहला है आपका प्रोफेज, इसे हिंदी में भी यही बोलते हैं और इंग्लिश में भी यही बोलते हैं, प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज और टेलोफेज। ठीक है, अब हम ये पढ़ेंगे, मगर एक बात याद रखना कि ये स्टेजेस को ज्यों का त्यों ही पढ़ना है, इनका सीक्वेंस आगे पीछे नहीं करना। सीक्वेंस आगे पीछे कर लोगे तो पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट आपका बेकार हो जाएगा, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, अब है माइटोसिस के बारे में। माइटोसिस को बता दूं, जैसे इंटरफेस को अंतरावस्था कहते हैं, वैसे ही माइटोसिस को क्या कहते हैं, समसूत्री विभाजन कहते हैं। इसी का भाई है, इसी का दुश्मन है मियोसिस, उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम माइटोसिस के बारे में पढ़ते हैं, जिसे हम बोलते हैं समसूत्री विभाजन। अब जो समसूत्री विभाजन तो हमने पढ़ लिया, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म का डिवीजन, आपका केंद्रक का डिवीजन। अब उसके कुछ चरण होते हैं, ठीक है, 4 चरणों में ये विभाजन होता है। पहले को बोलते हैं प्रोफेज, दूसरे को बोलते हैं मेटाफेज, तीसरे को बोलते हैं एनाफेज और चौथे को बोलते हैं टेलोफेज। ऐसे याद कर लो, PMAT, पमैट। पमैट बोलोगे तो पमैट से याद आ जाएंगी 4 की 4 स्टेजेस, तो ये फायदा है आपका। ठीक है, अब प्रोफेज में क्या होता है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल। अब आप देखो, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल, ये सेल है, ये जो सारा ये क्या है, क्रोमैटिन मटेरियल है, इसका क्या हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है, यानी ये सब क्या हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं ताकि ये शेप में आ पाए। मगर दूसरी स्टेज में ये क्या आते हैं, शेप में आ भी जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक ही प्रोफेज है। प्रोफेज 2 स्टेजेस में होता है। पहला है अर्ली, जिसमें ये बहुत ही अस्त व्यस्त अवस्था में चीजें पाई जाती हैं, और दूसरा है लेट प्रोफेज, जिसमें चीजें आपकी एक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आपको दिख जाती हैं, उसे बोलते हैं लेट प्रोफेज। उसके बाद हम आते हैं मेटाफेज में। मेटाफेज में क्या होता है, आपका जो केंद्रक झिल्ली होती है, जो कोशिका में जो न्यूक्लियर झिल्ली या केंद्रक झिल्ली या न्यूक्लियर एनवेलप जो होता है वो टूटने लग जाता है। क्रोमोसोम्स आपके कोशिका द्रव्य के थ्रू फैलने लग जाते हैं, और जो स्पिंडल फॉर्मेशन होता है, घूरा गठन, ठीक है, धुरी गठन जो होता है वो पूर्ण तरीके से पूरा हो जाता है। ये होता है आपका मेटाफेज में। उसके बाद एनाफेज में क्या होगा, देखो डायग्राम में सब तो यहाँ नहीं बना सकता हूँ, इसलिए आपको साथ बाय साथ डायग्राम भी दिख रहे होंगे। मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेज का ये बहुत ही मैंने गंदा सा डायग्राम बनाया है, मगर ये आपको मैंने समझाने के लिए बनाया है कि मेटाफेज में क्या होता है आपका, जब आपकी स्पिंडल फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है ना, तो ये सारे क्रोमैटिड्स एक लाइन में आ जाते हैं, और ये जिस लाइन में आते हैं इसे क्या बोलते हैं, मेटाफेजिक प्लेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटाफेजिक प्लेट बोलते हैं। उसके बाद अब हम आते हैं एनाफेज में। एनाफेज का भी डायग्राम आपको बाजू में दिख रहा होगा। एनाफेज में क्या होता है, आपका सेंट्रोमियर जो होता है अलग अलग हो जाते हैं, और क्रोमैटिड्स भी अलग अलग हो जाते हैं, और कुछ क्रोमैटिड ये वाली साइड में, कुछ क्रोमैटिड ये वाली साइड में, अपोजिट पोलों में जाके बैठ जाते हैं, अपनी गद्दी जगह बना लेते हैं। ये होता है आपका एनाफेज में। उसके बाद हम बात करते हैं टेलोफेज में। अब देखो, सब कुछ हो चुका है, सब ने अपनी जगह पकड़ ली, ठीक है। पहले कैसे थे, गंदे संदे थे, फिर थोड़े किसी ने धोए, फिर धोने के बाद उनको कपड़े पहना के उनको बोला कि तुम इधर जाओ, तुम इधर जाओ। तो जब वो कपड़े पहन के तैयार हो गए, अपनी अपनी जगह में जाके बैठने को तैयार हो गए, तो वहां से उन्होंने अपनी शक्तियां रिलीज शुरू करी, और शक्तियों के रिलीज से किसी को शक्ति मिली कि भैया तू न्यूक्लियोलस बना, किसी को शक्ति मिली तू माइटोकॉन्ड्रिया बना, किसी को शक्ति मिली तो गोल्जी apparatus बना। तो वो सब ये बनाने लग गए, और ये किसमें हुआ, आखिरी चरण में हुआ, जिसे हम बोलते हैं टेलोफेज। तो ये था आपका समसूत्री विभाजन, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस में। पहला है ग्रोथ, दूसरा है सेल साइज मेंटेनेंस, तीसरा है रिपेयर एंड रिप्रोडक्शन, और चौथा है हीलिंग एंड रीजनरेशन। रिपेयर और हीलिंग एंड रीजनरेशन इंटरकनेक्टेड है। ग्रोथ, इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस मतलब ग्रोथ। आपने देखा होगा, ग्रोथ कहने का मतलब क्या, ये नहीं है कि भैया एकदम ऐसा कभी आपने देखा कि एक बच्चा ऐसे पैदा हुआ और अगले दिन वो इतना बड़ा हाथी बन गया, नहीं होता। ये कंटिन्यूअस ग्रोथ होती है, जो विकास होता है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, ये एक हद तक चलता है, उसके बाद रुक जाता है। तो वो कंट्रोल किसके हाथ में होता है, माइटोसिस के हाथ में होता है। उसके बाद सेल साइज मेंटेनेंस, अभी हमने पढ़ा था ना इंटरफेज में कि एस फेज में सेल साइज इंक्रीज होता है, फिर एक बार में वो रुक जाता है। तो हमें पता है कि वो उसका पार्ट है, तो इसलिए सेल साइज की मेंटेनेंस भी किसके हाथ में होती है, इसके हाथ में होती है। रिपेयर एंड रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन सीधी बात है, रिप्रोडक्शन बताऊंगा। ये एक स्पर्म है, ये एक ओवा है, दोनों का फर्टिलाइजेशन हुआ, दोनों ने क्या बनाया, जाइगोट बनाया, जिसमें एन क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है,
और कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, स्पर्म में 23 होते हैं, ओवा में 23 होते हैं, टोटल कितने क्रोमोसोम्स बनते हैं, 46 क्रोमोसोम्स बनते हैं। फिर जब इन क्रोमोसोम्स की सेल डिवीजन करी जाती है तो एक सेल से क्या बनते हैं, 2 सेल बनते हैं, फिर उन 2 सेल से और 2 अनुजात कोशिका, डॉटर सेल बनते हैं। तो ये होता है आपका रिप्रोडक्शन का तरीका। रिपेयर में भी यही होता है, जब अपन को चोट लगती है तो उस हिस्से के, जैसे मान लो हमें इस उंगली में यहाँ पे चोट लगी, तो इस हिस्से के सेल क्या होंगे, अपने आप को मल्टीप्लाई करने लग जाएंगे ताकि क्या हो, ये चोट जल्द से जल्द बढ़ जाए। ये हीलिंग और रीजनरेशन में भी यही होता है। तो ये थे हमारे माइटोसिस की इंपॉर्टेंस। आज हमने पढ़ा आंतरिक अवस्था, हमारा माइटोसिस, ठीक है, इंटरफेस क्या होता है, समसूत्री विभाजन क्या होता है, कोशिका चक्र क्या होता है, कोशिका विभाजन क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी बहुत जरूरी है। डायग्राम आपको इसके बाजू में दिख रहे होंगे, क्योंकि डायग्राम में सारे नहीं बना सकता था। सेल साइकिल का जो मैंने स्टार्टिंग में फ्लो चार्ट बनाया उसी को फॉलो करिएगा। कोई भी चीज आपको समझ में आई होगी तो आप हमसे पूछ सकते हैं।